साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों अभी ऑफिस में बैठा था और ऑफिस में बैठे बैठे मैंने हमारे कपूर साहब की एक पोस्ट एक ग्रुप में देखी और अमूमन समय मिल नहीं पाता है कि मैं व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह देखूं, पर कभी कभी नज़र पड़ जाती है। तो इन्होंने हमारे ही व्हाट्सएप चैनल जिसमें कि आप खुद मेंबर है, इन्होंने वहां से एक पोस्ट ग्रुप में शेयर की। तो उसी पोस्ट पर यह वीडियो तमाम हमारे लोन डिफॉल्टर साथियों के लिए है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो उस पर क्या गुजरती है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये जो पोस्ट थी, ये पोस्ट जो है मुझे खुद को देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं अभी तक व्हाट्सएप चैनल में नहीं गया, और व्हाट्सएप चैनल में जाकर जब मैं इस पोस्ट को देखता हूं तो ये जो पोस्ट एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट की है, हमारे एडमिन श्री आशु जी अग्रवाल साहब ने पोस्ट की है। आशु जी अग्रवाल हमारे तमाम जुड़ने वाले साथियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। वह एडवोकेट नरेंद्र जोशी के रथ पर सवार वो अर्जुन है जिनके तुनीर में तीर है, जिनके हाथों में ब्रह्मास्त्र है और दिव्यास्त्रों की ताकत है, और इन्हीं के बल पर वह हमारे कई साथियों को रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करने पर उनके द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित उनकी बैंड बजाने में पूरी तरह माहिर है और लगातार अपनी बेशकीमती सेवाएं हमारे साथियों को देते जा रहे हैं। कई साथी हमारे उनसे जुड़ चुके हैं। तो उनकी पोस्ट थी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पोस्ट ये थी कि श्री कृष्ण ने भांजे अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में मरने दिया क्योंकि युद्ध के नियम टूटने जरूरी थे, इसीलिए धैर्य रखे सब रगड़े जाएंगे। ये पोस्ट थी और इस पोस्ट के नीचे इन्होंने लिखा है, ध्यान रखें रिकवरी करने वालों के द्वारा नियम तोड़ने जरूरी है, जिसको हम मजबूती से भुनाएंगे और सेटलमेंट की राह कम से कम राशि में करवाने में लाभदायक सिद्ध होंगे। सब्र रखें, हिम्मत रखें और सतर्क रहें। जो भी साथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल के मेंबर्स नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये चैनल पब्लिक है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और बेशकीमती जानकारियां इस चैनल पर भी पोस्ट होती है। अब बात करूंगा क्यों मुझे जरूरी लगा कि आज इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, और यह वीडियो पूरी तरीके से आशु जी अग्रवाल की प्रेरणा पर बना हुआ है। साथियों, कोई भी साथी जो हमसे जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, ये मान के चलिए कि 100 में कोई एक विरला होता है जो कहता है कि मुझे रिकवरी एजेंट का तनाव नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोग दिमाग में ये तनाव लाते रहते हैं कि सर रिकवरी एजेंट बदसलूकियां कर रहा है, बिना ऑथराइजेशन लेटर, बिना डीआरए वह हमारे कार्यालय आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, एक दिन पहले सूचना नहीं देते हैं और आकर जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं हमारे एचआर को, हमारे जो हम नियोजन जहां काम करते हैं वहां के दूसरे लोगों को, हमारे पड़ोसियों को हमारे लोन के बारे में हमारी जानकारियां सार्वजनिक करते हैं। यहां तक कि हमारी एक्सेस की गई कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को कंपनी हैक करती है, जो कंपनी ने हैक कर रखी है वो ये डाटा निकाल के या कहीं से भी डाटा लेकर ये हमारे कॉन्टैक्ट पर फोन कर रहे हैं, उल्टे सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये सारे तनाव एक आम लोन डिफॉल्टर के जीवन में अमूमन होते ही होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर बुराई के अंदर भी अच्छाई छुपी होती है, और वही चीज इसके अंदर है। ये मान के चलना कि लोन डिफॉल्ट होगा तो रिकवरी एजेंट की विजिट भी होगी और रिकवरी एजेंट कॉल भी करेंगे, व्हाट्सएप पर जरूर नोटिस भेजेंगे
उल जलूल हरकतें करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे। लेकिन इस वक्त यदि आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो यकीन मानना कि ये रिकवरी एजेंट ही आपके लोन सेटलमेंट पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि हम जैसे ही कोई रिकवरी एजेंट आया हम सीधा पूछते हैं, ला भाई डीआरए दिखा, ला भाई ऑथराइजेशन लेटर दिखा। यही हमारी पहली गलती है। किसी का कॉल भी आया तो हम शुरू हो जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी बताओ। अरे भाई धैर्य रखो प्रभु, धैर्य रखो। सबसे पहले जो व्यक्ति अपना फोन कर रहा है या आपके घर आ रहा है उसकी पहली ड्यूटी यह है कि वह आपको अपना परिचय दे। और एक बात ध्यान रखिए, फोन पे है तो सीधी सी बात है, आप पूछोगे वो बताएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी भी रिकवरी एजेंट का कॉल आए, वैसे तो हम कहते हैं कॉल पे बात करने की जरूरत भी नहीं है, कॉल पे बात करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लास्ट में वीडियो जा रहा है कि मामूली अमाउंट में सेटलमेंट कैसा होगा, लास्ट तक देख लीजिएगा। रिकवरी एजेंट का कॉल आया तो आप सबसे पहले उनका नाम पूछिए, आप किस पोस्ट पे हो ये पूछिए, उनसे पूछिए कि आप किस क्रेडिट कार्ड के मैटर में बात कर रहे हो। वो कहता है कितने क्रेडिट कार्ड है? अरे भाई मेरे 4 क्रेडिट कार्ड है, तुम किस क्रेडिट कार्ड के मैटर में या किस लोन के मैटर में बात कर रहे हो ये बताओ, कंपनी का नाम बताओ। बताएगा वो, लोन अकाउंट नंबर भी बताएगा आपको, कितनी ईएमआई है, ठीक है भाई ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये कब से डिफॉल्ट है, अभी आउटस्टैंडिंग क्या है, अभी मेरी कितनी ईएमआई ड्यू है, मिनिमम ड्यू कितना है, ये छोटी मोटी बातें आपको पूछनी है और उसके बाद पूछना है, ठीक है मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस मुझे सिर्फ आपकी एम्प्लॉय आईडी वेरीफाई करा दीजिए, क्या आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या है। आप यकीन मान के चलिए वो झूठ भी बोल सकते हैं लेकिन झूठ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी जानकारी उनसे पूछ चुके हो, आपने अपने लोन अकाउंट नंबर को, क्रेडिट कार्ड नंबर को, ईएमआई को, कितना ड्यू है, कब से ड्यू है, ये सब कुछ आप वेरीफाई करा चुके हो। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये सब कुछ वेरीफाई करा चुके हो तो वह अपनी एम्प्लॉय आईडी बताएगा नहीं और गलत भी नहीं बताएगा। उसके बाद बारी आती है आपको जो कहना है आप बोले और खुल के कह सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और आने वाले 6 महीने उम्मीद नहीं है कि मेरे पास पैसा आएगा, तो फिलहाल मैं लोन को रीपे करने में असमर्थ हूं और ये अगर सिस्टम पे अपडेट करना है तो कर लो, बाकी हर 15 मिनट में यदि आपके फोन आएंगे तो मैं उठाने वाला नहीं हूं। है पैसा तो बात खत्म, है तो भर दो, नहीं है तो ये चीज है। अब यहां क्या होता है कि रिकवरी एजेंट भी आपको व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आपको टेक्स्ट में यही सवाल पूछने हैं, या तो व्हाट्सएप ब्लॉक करो या फिर बात करो तो पूरी करो, जब तक वो इन सवालों के जवाब नहीं दे दे। कौन से? लोन अकाउंट नंबर, वही बातें जो मैंने अभी पहले बताई, वही सारी चीजें आपको पूछनी है। अगर वह नहीं बताए तो आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अचरज की बात यह होती है कि आपको रिकवरी एजेंट के कॉल आते हैं, रिकवरी एजेंट के आपको कॉल आते हैं, वो भी व्हाट्सएप कॉल आते हैं। आपको क्या पता क्या इंटरेस्ट है, आप व्हाट्सएप कॉल रिसीव करते हैं। कभी मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके देखिए कैसी फटकार लगाता हूं मैं, सीधा ब्लॉक कर देता हूं अगर किसी ने 3 या 4 बार मुझे व्हाट्सएप कॉल किया तो, और प्यार से समझा देता हूं भाई अगली बार व्हाट्सएप कॉल नहीं होना चाहिए। पर आपको न जाने क्यों मोहब्बत है इन रिकवरी एजेंटों से कि आप व्हाट्सएप कॉल भी रिसीव करते हैं, तो ये व्हाट्सएप कॉल रिसीव करना पूरी तरह बंद कर दीजिए, ये ध्यान रख लीजिए। बीच में एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि हमारे करीब अभी तक 10-12 साथियों को कुछ अलग नोटिस आए जिसमें पॉक्सो का कानून लिखा हुआ है। उन नोटिसों में लिखा है कि आप अपने मोबाइल से पोर्न देखते हैं, आप अपने मोबाइल को पोर्न साइट पे विजिट करते हैं और उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी शामिल है, तो आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ा सा लेटर बन के आता है नोटिस के जैसा, जिसमें दुनिया भर के विभागों की छाप लगी हुई है। ये 10-12 लोगों ने मुझे भेजा है तनावों में आकर, तो मैंने उनको कहा जरा भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे भूल से हो या अपनी इच्छा से हो, अपनी मर्जी से हो, वह पोर्न साइट्स देखता ही देखता है और देख ही लेता है, चाहे वो गलती से देखे अपनी मर्जी से देखे। अब होता क्या है कि ये मल्टीपल लोगों को ये मेल कर देते हैं और लोग जब देखते हैं, अरे बाप रे, इसमें तो गंभीर मामला है और अब ये मेरे घर पे आएंगे और मेरे घर वालों को ये चीजें मालूम पड़ जाएगी, मेरे समाज वालों को ये चीजें मालूम पड़ जाएगी कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। तो लोग उनसे संपर्क करने लग जाते हैं और बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ये ध्यान रख लीजिए अच्छी तरीके से कि ये सारे नोटिस जो आ रहे हैं आपको पोर्नोग्राफी रिलेटेड, पॉक्सो के रिलेटेड, आपकी मेल आईडी पर, आपके मैसेज पर, आपके व्हाट्सएप पे, ये टोटली फर्जी है, फर्जी। क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम 100 लोगों को भेजेंगे, 100 में यदि 50 लोगों ने भी कभी पोर्न वेबसाइट को क्लिक किया है तो उनके दिमाग में तनाव आ जाएगा और वो हमारे शिकार हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो उनके दिमाग में ये चीज हो जाएगी कि मैं देखता हूं तभी तो इनको मालूम पड़ा। तो ये वो नहीं है, ये तीर छोड़ रहे हैं, कौन सा तीर निशाने पे लग गया, कौन व्यक्ति डर गया, उससे लाखों की धोखाधड़ी हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें। ऐसा कोई नोटिस आया है तो उसको इग्नोर करें। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था जो मैंने अभी आपको दिया है। अब वापस रिकवरी एजेंट पे मूव करते हैं। अब रिकवरी एजेंट के आपको व्हाट्सएप कॉल तो नहीं उठाने हैं। अब रिकवरी एजेंट जो है आपको फोन पे धमकी दे रहा है कि हम आपके घर पे रिकवरी करने के लिए कल आएंगे, 5 जने आएंगे, 10 जने आएंगे, 4 जने आएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तुम पैसा नहीं दे दोगे। अब हमारे दिमाग में तनाव के साथ रिकवरी एजेंट घर पे आने वाला है, क्या करें? अरे भाई 50 बार कह चुका हूं, रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक के एक लंबे वाला लिंक है जिसमें 50-60 वीडियो का एक लिंक दे रखा है। इसी तरह डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट का हमने पूरा एक वीडियो का 30-40 वीडियो का पूरा एक लिंक बना रखा है। बस ये 3 चीजें आपको रिकवरी एजेंट को भेज देनी है और उसको कहना है बिल्कुल पधारिए, आप 5 जने नहीं, 10 जने नहीं, 15 जने आइए, आपका स्वागत है। कंप्लीट दस्तावेजों के साथ आना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, इंटीमेशन लेटर हम साइन कराएंगे और अगर कोई जरा भी चूचा की ना तो वीडियो वायरल होंगे, कंप्लेंट अलग से होगी। ये ध्यान रख लेना। खुला आप धमकी दे सकते हो, ये आपका अधिकार है। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि इनकम्प्लीट तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आए तो बख्शे नहीं जाओगे। जिन साथियों ने ये तरीका आजमाया है, कभी कोई रिकवरी एजेंट उसके घर पे विजिट करने नहीं गया है और विजिट करने गया है तो उसी रूप में गया है जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण सारथी के रूप में, दूत के रूप में शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। अब हम आशुजी अग्रवाल साहब की वापस बात रिपीट करते हैं कि श्री कृष्ण ने भांजे अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में मरने दिया क्योंकि युद्ध के नियम टूटने जरूरी थे, इसलिए धैर्य रखें, सब रगड़े जाएंगे। तो हमारे यहां इस महाभारत के युद्ध के नियम क्या है? आरबीआई की गाइडलाइन, कोड ऑफ कंडक्ट, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन कि कोई आता है तो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, कोई आता है कॉल करेगा तो कॉल की भी रिकॉर्डिंग होगी। अब होता क्या है कि रिकवरी एजेंट ने कोई भी गलती कर दी, आपके पास अधिकार सुरक्षित है उसकी कंप्लेंट करने का। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेंट कीजिए। अब हर कोई व्यक्ति कहता है सर कंप्लेंट का फार्मूला क्या होगा? आप यूट्यूब पे चले जाओ और देख लो साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट कैसे दर्ज करते हैं, वहां पूरी जानकारी आ जाएगी। आप 1930 नंबर पे फोन मत करो, आप डायरेक्ट ई मित्र पे जाओ या अपने कंप्यूटर पे जाओ, cybercrime.gov.in का पोर्टल ओपन करो और कंप्लेंट फाइल करो। और कंप्लेंट कोई अलग से नहीं होती, आपके साथ जो घटना हुई एज इट इज लिखनी है आपको। सारे फोन नंबर वगैरह जो भी है वो डाल देने रिकवरी एजेंटों के, फिर उसी का पीडीएफ लो और उसी का पीडीएफ लेके जिस बैंक ने, जिस एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट ने आपके साथ ये हरकत की है, उसी रिकवरी बैंक को आप कंप्लेंट फाइल करो कि आपके रिकवरी एजेंट ने ये इलीगल एक्ट किया है। पूरी घटना वापस लिखो। जिस संदर्भ में मैंने cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट फाइल की है उसकी पीडीएफ अटैच है।
इस मैटर में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इनको टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाए और इस मैटर में इलीगल रिकवरी एक्ट बंद किया जाए। मेरे घर पर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए। यकीन मान के चलना साथियों, यकीन मान के चलना, जब cybercrime.gov.in की पीडीएफ आप अटैच करोगे ना कंपनी की मेल आईडी पे, कंपनी तुरंत कॉग्निजेंस लेती है और नौकरी से सीधा टर्मिनेट करती है रिकवरी एजेंट को। अब होता क्या है, आप जब कंप्लेंट करते हो तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि यदि आपकी कोई कंप्लेंट स्टैंड है तो आपके खिलाफ रिकवरी एक्ट नहीं किया जा सकता है। अब उन्होंने 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद कोई गलत रिपोर्ट दे दी, भाई आपके मैटर को हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इस मामले में रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है, या फिर रिकवरी एजेंट द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, उनके पक्ष में जो भी बात कर दी। आप अपने पहले की गई कंप्लेंट, साइबर क्राइम की कंप्लेंट, उनके जवाब की कॉपी, तीनों को अटैच करके आरबीआई लोकपाल के पोर्टल पे या फिर उनकी मेल आईडी पे आप कंप्लेंट डालिए कि भाई मेरे द्वारा संबंधित बैंक या एनबीएफसी की ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इस मैटर में कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाए, रिकवरी एजेंट को टर्मिनेट किया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। आपकी कंप्लेंट वहां पर स्टैंड होने पर आपके खिलाफ कोई भी रिकवरी एक्ट फिर से नहीं किया जा सकता है। और जब आपकी कंप्लेंट स्टैंड है, इसके बावजूद रिकवरी एक्ट हो रहा है, तो एक और कंप्लेंट फाइल होगी। यानी कि ध्यान रखो, ये रगड़ने की जो तरीका कहा है ना आशु जी अग्रवाल ने, कि कंप्लेंट पर कंप्लेंट आप करते रहेंगे, रिकवरी एक्ट होगा नहीं, लोन एनपीए में जाएगा, क्योंकि आर्थिक और विषम परिस्थिति आपकी खराब है, वैसे ही आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो। इसी बीच में कंपनी एक पक्षीय आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजती है, आप उनका कानूनी तौर पे आपत्तियां देते हो, उसके बावजूद ये इंटरिम अवार्ड कर देती है, उसमें भी कंप्लेंट फाइल होती है, अवार्ड पास कर देते हैं, उसमें भी कंप्लेंट फाइल होती है। और इन कंप्लेंट से होता जाता बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन कंपनियों के खिलाफ जितनी कंप्लेंट बढ़ती जाएगी, कंपनियां उनका रेजोल्यूशन चाहती है, और वो रेजोल्यूशन कब होगा? जब उस लोन का सेटलमेंट होगा। इसीलिए ये जो आर्बिट्रेटर महोदय भी है, ये रिकवरी एजेंट भी है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोन सेटलमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सोचिए, आपने लोन लिया, आपके खिलाफ कोई इलीगल एक्ट नहीं हो रहा है, आपके ही क्षेत्राधिकार में मुकदमे हो रहे हैं, आपके क्षेत्राधिकार में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाके आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है, सिविल सूट फाइल किए जा रहे हैं। अगर कानूनी तरीके से हर चीज चलती है तो कंपनियों को क्यों सेटलमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन देश में है क्या? अगर 100 लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, 100 लोगों के साथ अन्याय होगा, तो एक व्यक्ति आवाज उठाता है, एक व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है, और उस एक व्यक्ति का सेटलमेंट करना पड़ता है। कंपनी को कोई जोर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 99% लोग हैं इन हरेसमेंट से परेशान होकर मामलों को निपटते हैं। तो इसीलिए साथियों, ये ध्यान रखिए, महाभारत में युद्ध के नियम स्वयं गंगापुत्र भीष्म ने बनाए, स्वयं गंगापुत्र भीष्म ने बनाए। और जब गंगापुत्र भीष्म तीरों की शैया पर चले गए, तो वहां पर कर्ण जैसे महारथी, स्वयं जिसमें द्रोणाचार्य भी शामिल थे, युद्ध के सारे नियमों को तोड़ा गया। और तोड़ा गया तो श्री कृष्ण भी जानते थे अर्जुन को बचा सकते थे वो, लेकिन उन्होंने उसे मरने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि पांडवों को यदि रिश्तेदारी से दूर लाना है, अपने भाइयों से युद्ध के खिलाफ में लाना है और बड़ी शिद्दत से युद्ध करवाना है, तो निहत्थे रथ का पहिया निकालने वाले दानवीर कर्ण को, महारथी कर्ण को। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण रथ, दो चीजें मैं सुनाऊंगा, 2 चीजें, कि जब अर्जुन वाहन चला रहा था तो काफी दूरी तक पीछे हो जाता था कर्ण का रथ, और जब कर्ण जब है वह अपने वाहन चलाता था तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे होता था। फिर भी कृष्ण बड़े ही प्रफुल्लित होते हैं, देखा कि कर्ण के एक वाहन से तुम्हारा रथ कितना पीछे चला गया, कितना पीछे चला गया। तो अर्जुन के मन में ये बात थी कि मेरे वाणों से कर्ण का रथ तो बहुत पीछे जा रहा है,
फिर भी तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन कर्ण के तीर से, कर्ण के वार से मेरा रथ थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है, तो भी श्री कृष्ण जो है मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम रथ से उतर जाओ, फिर मैं उतरूंगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं वैसा करो। उन्होंने पहले अर्जुन को उतारा, उसके बाद में उतरे और उसके बाद रथ जल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान बैठे थे, त्रिलोक का भार लेके मैं बैठा था। इस अवस्था में यदि किसी के एक वाण से यदि तुम्हारा रथ तनिक भी पीछे होता है, तो इसका मतलब सामने वाला कितना महारथी है, कितना महारथी है। और इतने अस्त्रों शस्त्रों का वार हुआ है इस रथ पे, लेकिन ऊपर भगवान श्री हनुमान और त्रिलोक का भार लेके मैं बैठा था, इसलिए तुम्हारे रथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उस महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण को निहत्था ही वासुदेव ने अभिमन्यु की याद दिलवाते हुए तीर चलवाया और कर्ण का सर धड़ से अलग हुआ, क्योंकि स्वयं कृष्ण ये मानते थे कि साधारण तीरों के चलते भी कर्ण जो है वो अर्जुन पे भारी है। इसीलिए साथियों ये ध्यान रखिए कि महाभारत के युद्ध में जीत के लिए भी स्वयं श्री कृष्ण के होते हुए नियमों का टूटना जरूरी था। तो यहीं पर अगर आपके खिलाफ भी यदि रिकवरी एजेंट, यदि आर्बिट्रेटर अपने नियम तोड़ते हैं, कानून की अवहेलना करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, आपकी आपत्तियों के बावजूद आर्बिट्रेशन पर अवार्ड पारित करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते हैं, उसके बाद नई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वापस चालू नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया तो फिर कानूनी तरीके से रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियों के अंदर, और जब रिकवरी एजेंट लगातार अपनी गुंडागर्दी करे और उनकी शिकायत पर शिकायत दर्ज होती रहे, तो दूसरा रिकवरी एजेंट भी आपके पास आने से 1000 बार सोचेगा। और ऐसी स्थितियों में आप कुल मिला के अपना एक चक्रव्यूह, अपनी एक ढाल तैयार कर रहे हैं कि कोई आपको छू भी नहीं पाए। और ये सारी चीजें करने पर ही कंपनियां मजबूर होती है मामूली सेटलमेंट राशि में। इस दिसंबर महीने में मैक्सिमम सेटलमेंट 8 से 15% के बीच में हुए। मानेंगे आप? विश्वास करेंगे आप? नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो ये सारे मैं इसी वीडियो में पूछ रहा हूं, अगर किसी का 15% के अंदर सेटलमेंट इस महीने हुआ है या इस महीने से पहले हुआ है, तो वो लिखे कमेंट्स में, हाँ सर मेरा इस कंपनी का सेटलमेंट इतने % में हो गया, बिल्कुल लिखे। लेकिन हम रिकवरी एजेंट की बातों में आते हैं कि हमारी कंपनी तो सेटलमेंट करती नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले खालिद साहब करके थे, कोई मोहम्मद खालिद, उन्होंने किसी आदित्य बिरला की लड़की को मेरा नंबर दे दिया और कहा कि हमारे सर से बात करो। उसका फोन आया, सर कोई मोहम्मद खालिद करके आपसे मिलने वाले हैं, उनका लोन राइट ऑफ हो गया है, वो सेटलमेंट कह रहे हैं 20% में और हम कह रहे हैं 40% में, वो कह रहे हैं 40% में नहीं 20% में ही करूंगा। तो सर लोन राइट ऑफ हो चुका है, उसके बावजूद वो सेटलमेंट 20% पे अड़े हुए। तो मैंने कहा राइट ऑफ हो गया तो फिर 20% में क्या, 8% में करो, 10% में करो, 12%। सर क्या बात कर रहे हो, हमारी कंपनी इतने में नहीं करती है। मैंने कहा कितने सेटलमेंट लेटर चाहिए, कितने सेटलमेंट? उसको तो मैं नहीं कह सकता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे जाओ और डाउनलोड करो, लेकिन हमारे तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे जाकर सारे स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन सी कम राशि के सेटलमेंट लेटर है, और उनका स्क्रीनशॉट लेके अपना एक फोल्डर बना लो। और जो कहता है ना कि हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती है, उनको कह दो भाई इतनी राशि का सेटलमेंट लेटर है, पार्टियों का नाम भले सुरक्षा के हिसाब से हटा दिया है, लेकिन रेफरेंस नंबर है, मैच करके देख लो, मैच करके देख लो। लेकिन आपके दिमाग में क्या होता है मालूम है? सर रिकवरी एजेंट कह रहा है कि एक ईएमआई बढ़ दो नहीं तो लोन एनपीए हो जाएगा, और आपके दिमाग में होता है एनपीए होना इसका मतलब फांसी पे चढ़ाना। अरे भाई अनसिक्योर्ड लोन है, आपके मल्टीपल लोन है, एनपीए होगा नहीं, राइट ऑफ होगा नहीं, तो सेटलमेंट कैसे होगा? और राइट ऑफ कभी कभी तो कहते हैं तुम्हारा लोन अगले महीने राइट ऑफ हो जाएगा, तुम अभी के अभी जमा कराओ।
अरे भाई राइट ऑफ होने की अच्छी बात है कि कम से कम ब्याज पेनल्टी सब माथापड़ी तो खत्म हो गई ना, और राइट ऑफ होने के बाद तो और कम अमाउंट में जो हम चाहते हैं उतने में सेटलमेंट होगा। तो साथियों ये चीजें ध्यान रखो, ये चीजें ध्यान रखो कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप परेशान हैं, आप तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रायर नोटिस भेज रखे, प्रत्येक नोटिस का जवाब दिया है, आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस पर आपत्ति दी है, रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर साइन करवाने की कोशिश की है, रिकवरी एजेंट को व्हाट्सएप नोटिस और लिंक भेजे हैं, ये सारी प्रक्रिया आपने कर ली है ना, तो मामूली राशि में लोन सेटलमेंट होता है, उसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से लोन नहीं भर पा रहे हो तो 6 महीने के लिए कठोर भूमिका आपको निभानी है। अपने अंदर हौसला, उम्मीद और विश्वास कायम करने के लिए आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारे ढेरों वीडियो है, टाइम निकाल के देखने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जिन साथियों ने हमारे कोई वीडियो नहीं सुने लेकिन केवल और केवल लाइव भी अटेंड कर लिया ना, यकीन मान के चलना उनके सारे तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां, बैंक्स जब इलीगल एक्ट करेंगे तो वो केवल हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने बीच में शुरू किया था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ सेटलमेंट लेटर डालना, कुछ मेंबरशिप वीडियो के लिंक डालना, लेकिन फिर मैंने क्या देखा मालूम है, उसको देख के लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा सवाल करते हैं। मैंने कहा ये तो आफत मोल ले रहा हूं मैं, क्यों करूं भाई। और एक बात और, 1 जनवरी 2026 से हमारे सारे नियम तरीके बदल जाएंगे। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, पूरे तरीके से उनका अमाउंट वगैरह जमा है, उनके लिए सारी सुविधाएं बरकरार रहेगी। नए तरीके से जो 11 है, नए लोगों के लिए वो 21 हो जाएगी। इसीलिए कोई साथी अगर अभी तक नहीं एड ऑन हो पाया है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, कोई भी बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है ऊपर, व्हाट्सएप चैट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे वॉइस चैट भेज दीजिएगा, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल कभी कभी बात हो भी पाती है, नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे आप व्हाट्सएप चैट करेंगे आपको रिप्लाई हो जाएगा। और रिप्लाई के बाद कुछ बात करना चाहे उसी नंबर पे फोन कर देना है। मेरे व्यक्तिगत नंबर पे फोन मत करना, नया नंबर उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। साथियों, हौसला, उम्मीद और विश्वास बनाए रखो। अंतिम फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर का अंतिम क्वार्टर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लोन सेटलमेंट होंगे, और इस क्वार्टर में नहीं हुए तो अगले क्वार्टर में होंगे। बस आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से मोल भाव कर सकते हो, अपनी मजबूती किस तरीके से रख सकते हो, इलीगल एक्ट के खिलाफ कितनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इलीगल फंडिंग की भी कंप्लेंट करनी है, रिकवरी एजेंट के मिसबिहेव की भी कंप्लेंट करनी है। आर्बिट्रेशन नोटिस में जब जब नोटिस आए तब तब उसको ऑब्जेक्शन देना है। और 1 जनवरी 2026 से हम एक नए अवतार में आ रहे हैं, टोटल नए ड्राफ्ट आ रहे हैं। रात दिन उनकी तैयारी में लगाओ, निश्चिंत रहे, क्योंकि आपके लिए हम बने हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी आपके लिए नहीं रहे। हमारे ढेरों वीडियो है जिनको देख लेंगे तो किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद यदि आप हमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, कोई सर्विस की दरकार है, तो जो नंबर दिया हुआ है उसको सेव करके उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, लीगल सपोर्ट, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम, और एक चीज अलग है जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से नहीं है, वो है डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी। ये 5 प्लेटफॉर्म है हमारे, 5 प्लेटफॉर्म जहां पे आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं। इसके अलावा सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 आप लोगों के बीच कॉलिंग में रहता हूं, और दिन में कोई दिक्कत हो छोटा सा व्हाट्सएप करके छोटा सा मिस कॉल करते हैं तो भी आपको हमारी तरफ से घंटे 2 घंटे 3 घंटे में रिप्लाई आ ही जाता है। इससे अलग व्हाट्सएप कॉल करना ही नहीं है, इतना सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बाकी यही है
कि हमारे वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है ना, उस कंटेंट को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक्ड वीडियो के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा तनाव नहीं झेलना पड़ेगा जब किसी वीडियो को सर्च करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।